द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जामपुर से लिया गया है। आप लोग अपनी नज़दीकी बुक स्टोर से इसको खरीद भी सकते हैं और ये पुस्तक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पोर्शन हिंदी का है। इसमें पहला और दूसरा प्रश्न जो आपको देखने के लिए मिलेगा ये हिंदी के गद्यांश से है और गद्यांश आपको अच्छी से भली भांति पढ़ना है, क्योंकि आप लोग को भी कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर को करते चलना है। तो चलिए यहाँ से पढ़ना है। कुछ कहा जा रहा है उससे कहीं महत्वपूर्ण है अपनी बात कहने का तरीका। तो यहाँ से आप लोग को पढ़ना है और पढ़ते जाना है। ये पहला पेज है, इसको अच्छे से पढ़िए। आप लोग को पर्याप्त समय मिलेगा पढ़ने के लिए। बहुत अच्छे, उम्मीद है पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये भी पढ़ लिए होंगे और नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िए। 20 सेकंड से 30 सेकंड का समय दिया गया था आपको। अगला प्रश्न पूछा गया है, इसमें खामोशी ही बोलने लगती है, इससे अभिप्राय क्या है। चलिए, अगर क्वेश्चन के ऑप्शन जो भी आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में उत्तर करते चलेंगे। तो यहाँ पे पहले का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खामोशी बच्चों से कहती है कि चुप हो जाओ, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संवाद तभी सार्थक होता है जब क्या होता है, मधुर आवाज़ होती है, शांत माहौल होता है, जरूरी बात होती है, कहने सुनने वाले सक्रिय होते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पर भी डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। संवाद का मतलब होता है कि जब बातचीत दो लोग आपस में कर रहे हैं तो वो सभी सार्थक माना जाएगा जब कहने वाला और सुनने वाला दोनों सक्रिय होंगे। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यदि मान लेते हैं आप कुछ कह रहे हैं, अगला सुन ही नहीं रहा है तो आपका जो बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। क्लियर। तो यही पूछा गया है कि संवाद तभी सार्थक होता है जब कहने सुनने वाले सक्रिय हों। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं और इसमें पूछा गया जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। बिल्कुल सही है। तो किस तरह का ये वाक्य है, जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, ये सेंटेंस है। ये किस प्रकार का वाक्य है, यानी सेंटेंस है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मिश्र प्रकार का, जो मेहनत करते हैं वही तो सफल होंगे। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य लगा दिया गया है, माफ़ कीजिए, मिश्र वाक्य का ये सेंटेंस है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है इसमें, वह किधर गया। इस वाक्य में ये शब्द जो किधर है ये कौन सा शब्द है। गुणवाचक विशेषण है, कालवाचक विशेषण है, माफ़ कीजिए, कालवाचक क्रिया विशेषण है, या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथे का सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि वह किधर गया है, एक प्रकार से प्रश्नवाचक ही शब्द है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला, रंग शब्द से क्रिया बनती है। तो रंग शब्द से कौन सी क्रिया बनेगी ये बताना है। तो क्रिया बनाना है तो रंगना हो जाएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे और आप लोग को भी समय दिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बिल्कुल बताते रहें। और आप लोग जो भी प्रॉब्लम, दिक्कतें, कोई भी समस्याएं हों उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया करें, उसकी समस्याओं का समाधान हम लोग करते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए, जैसे एक लोग का कमेंट आया था, हमने देखा था कि सर आप जो है क्वेश्चन को पढ़ने नहीं देते हैं। तो चलिए, आप लोग को पर्याप्त समय मिलेगा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, आंसर को भी देने के लिए। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन का और आंसर भी बताइए। नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा। छठे में नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा। अब इतना समय तो पर्याप्त है, अब इससे ज़्यादा समय लेंगे तो ये 150 प्रश्न करने में कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो आप लोग भी कहेंगे सर वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका छठे का जो है सी बिल्कुल नाटकीय बन जाएगा। जब विशेषण बनाएगा नाटक का तो नाटकीय होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया है या विशेषण है। प्रेम के बारे में पूछा गया है तो प्रेम जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसी के कथन को उद्धृत करते समय
किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किसी के बातों को यदि दिखाना है या उद्धृत करना है तो वहाँ पे जो चिन्ह का प्रयोग होता है उसको अवतरण या उद्धरण कहा जाता है, उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। जैसे कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे लिखा होता है राम, अब इसको कुछ कहना होता है तो इस प्रकार से जो चिन्ह लगता है उसी को अवतरण या उद्धरण का चिन्ह कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? चलिए कमेंट करके बताइए कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। इसमें ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं और उन चार वर्णों का जो क्रम है वो शाह है, ये वाला शाह है और ये वाला शाह है, चौथा जो है वो हा होता है। ठीक, ये चारों होते हैं कौन से? ऊष्म व्यंजन, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये गा जो है ये नहीं है, इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पर पूछा भी यही गया है कि ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो गा सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये शब्द जो नीचे रेखांकित किया गया है पर इस वाक्य में ये प्रयुक्त कारक इसका बताना है। तो खेलना एक आधार है, बच्चे किस पर खेल रहे हैं? तो छत पर खेल रहे हैं। तो यहाँ छत क्या हो जाएगा? एक उनका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे कारक की बात करते हैं, जहाँ पर आधार यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया होने का स्थान या समय का पता चलता है उसको अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे तोता डाल पर बैठा है, इसमें भी आपका जो वो बैठा है किस पर बैठा है? डाल पर बैठा है। तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक ही होगा। और वैसे बच्चे छत पर खेल रहे हैं तो यहाँ पर भी ये जो है अधिकरण कारक का उदाहरण ही होगा, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है, प्यास का तत्सम रूप बताना है। प्यास एक शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? चलिए बताइए। प्यासा हो जाएगा, पिपासा हो जाएगा, पिपास हो जाएगा, माफ़ कीजिए पियास हो जाएगा या फिर पयास हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके तत्सम की, तो पिपासा होता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो कार एक प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द नहीं बना है ये बताना है। तो यहाँ पे अपने आप पहचान रहे हैं आप लोग, बड़प्पन जो है इसमें कार नहीं लगा है, बाकी पत्रकार में, कलाकार में, कुंभकार में इसमें कार शब्द लगा करके जो है कार प्रत्यय है, एक प्रकार से इसको लगा करके शब्द को बनाया गया है। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बड़प्पन में नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, राम आम खाता है, इसमें वाच्य का कौन सा रूप है? वैसे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर तीनों को आपको मैं बता देता हूँ। एक कृतवाच्य होता है, कृतिवाच्य, और दूसरा कर्मवाच्य होता है, तीसरा भाववाच्य होता है। ये तीनों जो है वाच्य के प्रकार हैं। उभयवाच्य कोई नहीं होता है या उभयवाच्य कोई नहीं होता है, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, इसमें नहीं पूछा नहीं गया है। इसमें पूछा गया है कि राम आम खाता है किस प्रकार का वाच्य का रूप है। तो यहाँ पे ये जो रूप है वो ए बिल्कुल सही होगा, कर्तृवाच्य है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, हिंदी का ही है। हाँ, तो वहाँ पे प्रश्न रिपीट हो रहा था। प्रश्न नंबर 13 के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न में बढ़ेंगे। और 14 नंबर प्रश्न में है, माता पिता में समास कौन सा होगा? तो माता पिता में समास बताना है। चलिए देखते हैं। वैसे ये एक दूसरे के विरोधाभासी मतलब विलोम शब्द के रूप में है। जहाँ पर भी एक दूसरे का विरोधाभासी या विलोम शब्द का जिक्र होता है वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाता है? द्वंद्व अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? द्वंद्व समास बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार है। पीपल के पत्ते के जैसा जो मन डोलता है, यहाँ पे उस प्रकार से बात की गई है। और कहीं पर भी जहाँ पर अत्यधिक समानता के कारण, यहाँ पर समानता ही दिखाया गया है, उसके कारण वस्तु या प्राणी कोई भी हो एक दूसरे की तुलना की जाती है, तो वहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा उपमा अलंकार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहा जाता है? एक शब्दों में गरीब कहा जाता है, अकिंचन कहा जाता है,
या फिर दरिद्र कहा जाता है या विनीत कहा जाता है? चलिए बताइए, जिसके पास कुछ भी ना हो। तो यहाँ पे देखिए दो शब्द जो है बनते हैं आपके, जिसके एक बनता है जिसके पास कुछ भी ना हो, उसको अकिंचन कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका प्रश्न में पूछा गया है। दूसरा जो होता है जिसके पास बिल्कुल धन ना हो, जिसके पास क्या ना हो, बिल्कुल भी धन ना हो, उसको दरिद्र कहा जाता है। तो दोनों सेंटेंसों में यानी दोनों वाक्यों में जो है अंतर है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ भी धन ना हो, बिल्कुल धन ना हो। ठीक, तो यहाँ पे उसको क्या कहेंगे, दरिद्र कहेंगे। वहीं जो बेचारा या निरुपाय हो, इस प्रकार से अगर शब्द को कहा जाए तो उसको गरीब कहा जाता है। और अगला जो है जिसके नम्र स्वभाव वाला जो होता है, नम्र स्वभाव वाला, उसको विनीत कहा जाता है। तो मैंने चारों को बता दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। परिमल, परिमल जो है एक शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे परिमल का अर्थ होता है सर्वोत्तम गंध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो है, एक मिनट, हाँ ठीक, यहाँ पे इसका तात्पर्य ये भी होता है चंदन, कुमकुम, ये सब भी होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सर्वोत्तम गंध वाले को ही परिमल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, ये पंक्ति है और इसमें आपको रस बताना है। तो इसमें रस बताने की ज़रूरत नहीं है, देखिए आप लोग खुद पहचान गए होंगे। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इसमें वियोग यानी रोने की बात किया गया है। तो रोना जो होता है वो क्या होता है, वियोग की बात किया गया है। तो इसमें जैसे कह सकते हैं एक दूसरे के प्रेम में नायक और नायिका जो होते हैं, उनके मिलन का जो अभाव जब हो जाता है तो वहाँ पे विप्रलभ श्रृंगार होता है, मतलब वियोग श्रृंगार कहलाता है, जिस जो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? जगन्नाथ रत्नाकर, सेनापति, मतीराम, बोधा। बहुत अच्छा प्रश्न है। और 19 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी बिल्कुल, सेनापति जो हैं वो जो है कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? चलिए कमेंट करके बताइए, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई है विनय पत्रिका की। और इसके लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक तुलसीदास जी हैं। 279 जो है इसमें छंद हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपका इंग्लिश से लिया गया है। इंग्लिश का पहला यानी 21 नंबर का प्रश्न जो है ये पोइट्री से लिया गया है। ये कंपनी हिंसन पोइट्री पढ़ना है आपको, 5 लाइन की पोइट्री है। इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन के आंसर को बनाना है। चलिए उम्मीद है कि प्रश्न भी आपको दिख रहा होगा 21 नंबर का, और पूरा पोइट्री भी दिख रही होगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड येल्ड? तो यहाँ पे इसका मीनिंग बताना है इस शब्द का, और इसका मीनिंग जो होगा कंसेंट होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 22 नंबर पे। यहाँ पे आपको सुइटेबल कंजक्शन को फिल करना है। यहाँ खाली स्थानों पे तो क्या भर दिया जाएगा? जब भी कहीं पर भी ध्यान रखिएगा दो नामों को जोड़ने की बात आएगा तो दो नामों के बीच में एंड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एंड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है बोथ मीनाक्षी एंड, तो एंड भर दिया जाएगा। सुमन मे कम टुडे। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जब 3 नाम होगा तो पहले नाम पर कामा लगाएंगे और उसके बाद लास्ट में जो है 2 नामों के बीच में एंड का प्रयोग करते हैं। अगला 23 नंबर का प्रश्न है। और 23 नंबर प्रश्न में इसमें जो है ये शब्द जो लिखा गया है द मैन एंड हिज वाइफ, ये शब्द का कौन सा पार्ट है ये बताना है। ये सब्जेक्ट का पार्ट है या प्रेडिकेट का पार्ट है? तो ये है द मैन एंड हिज वाइफ आर वर्किंग इन देयर गार्डन। तो यहाँ पे ये शब्द जो है सेंटेंस का बीच ये पहले वाला शब्द जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है? तो ये जो है सब्जेक्ट का भाग है। ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इसमें बात करते हैं 24 नंबर की। तो 24 नंबर में नरेशन दिया गया है, आप लोग को इसको जो है बनाना है इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में बनाना है। डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन, उसके बाद बंद कर दिया गया है, ही सेड कहा गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। इसी के साथ अगला प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आपको सही आर्टिकल के बारे में बताना है, कौन सा आर्टिकल सही होगा।
द एन ए। 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे द भर दिया जाएगा, द सन होता है क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है और बड़ा भी है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर की बात करते हैं। ये भी पैसेज से लिया गया है। पैसेज आपको यहाँ से पढ़ना है। मोर चिल्ड्रेन स्टार्ट वॉचिंग टेलीविज़न लॉन्ग बिफोर दे इंटर स्कूल। ठीक, तो यहाँ से पढ़िएगा और कोई नहीं, यहाँ तक आपको पढ़ना है। चलिए, तो उम्मीद है पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़ पाए तो आराम से वीडियो को पॉज करिए और पूरा पैसेज दिख रहा है, पढ़िएगा। 26 नंबर का प्रश्न भी आ गया है। इसमें ये शब्द जो है एजुकेटर जो है एंड इंटरटेनर जो है, ये दोनों शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? वर्ब हैं, एडजेक्टिव हैं, नाउन है या फिर डिटरमिनर है, डिटरमाइनर। तो यहाँ पे 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों क्या है? नाउन हैं। अगला प्रश्न है आपका करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। किस शब्द का स्पेलिंग करेक्ट है, कौन से ऑप्शन का? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एकोमोडेट, बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें और अगले प्रश्न में आपको सही फिल करना है। 28वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भरा जाएगा वो देखते हैं। देयर आर सर्टेन एनिमल विच कैन लिव बोथ इन वाटर। यहाँ पे इन भर दिया जाएगा, इन वाटर एंड ऑन लैंड, मतलब पानी में और ज़मीन पर। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे अंडरलाइन टीचिंग पर किया गया है। ये जो है अंडरलाइन जो किया गया है ये क्या है? 29 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, वर्बल नाउन यहाँ पे सही होगा। ए बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न में पढ़ेंगे और सबसे सुइटेबल प्रेफिक्स के बारे में बताना है जो शब्दों के पहले लगकर बनाया जा सके। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। संस्कृत के प्रश्नों पे पढ़ते हैं और संस्कृत का भी केवल ऑप्शन को बताएंगे। आप लोग कमेंट करके मिलाते रहिएगा और कमेंट करके आंसर भी देते रहिएगा। जो है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं 10 प्रश्न इसमें कवर करेंगे। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को सभी टॉपिक को जो है आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो 31 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अभी हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट 32 की बात करते हैं। तो 32 में पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। ये यण संधि जो प्रतीकम है, ये यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट पितृ शब्द जो लिखा गया है पितृ, इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है और इसका रूप जो होगा वो सी बिल्कुल पितृ बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट अध्यारोपः पद में उपसर्ग का कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे अधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है नीलोत्पलम में कौन सा समास है? यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है, इसमें ये सूक्ति जो ली गई है ये कहाँ से ली गई है? चलिए 36 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, ये नीति शतक से लिया गया है। अगला प्रश्न है सुखेन जीवति, वाक्य में सुखेन पद जो है वो किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? इसमें 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 37 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन, तृतीया जो है विभक्ति है इसका होगा। और अगला प्रश्न है वकार का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए 38 नंबर में बताइए वकार का उच्चारण स्थान क्या है? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे दंतोष्ठ हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है वनिता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वैसे बात करते हैं वनिता की, तो वनिता जो होता है वो वनिता जो है इस सब में सभी होता है, ठीक। स्त्री की पर्यायवाची है ये, और यहाँ पर स्त्री हो जाएगा, कांता हो जाएगा, कामिनी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी बिल्कुल ये सभी सही हो जाएंगे। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न है। इसमें आप लोग को कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इसको पढ़ना है आराम से। और यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 40 का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बनेगा ये
जो बनेगा वो शरीर में खलु धर्म साधनम अस्ति। ठीक, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, का के स्थान पर शरीर हो जाएगा बस। ठीक, इसी के साथ अगला पोर्शन स्टार्ट होता है और अगले पोर्शन जो है ये विज्ञान से लिया गया है, इसमें भी 10 प्रश्न होंगे। तो चलिए इसके भी प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं। सांप के जहर में अत्यधिक संश्लेषित लार होती है, तो उसमें उस लार में क्या होता है ये बताइए, किसके कारण ये अधिक संश्लेषित होती है, संशोधित लार होती है। तो यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर है जूटाक्सिन है, यही एक विष है और ये सांप के जहर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जूटाक्सिन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जूटाक्सिन्स। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल का सूत्र बताना है, इसमें कौन सा होगा, यानी भारी जल कौन सा है। तो 42 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O ये सूत्र है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड ही भारी जल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। क्वांटम सिद्धांत की बात करते हैं तो क्वांटम इन पैकेटों में जो क्वांटम या क्वांटम को ही फोटॉन भी कहा जाता है, तो E बराबर h जो होता है यही आपका होता है। इसी के प्रतिपादक जो हैं उनका नाम है मैक्स प्लांक। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है वो कहाँ से स्रावित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। तो यहाँ पे ये जो है फाइब्रोनोजन नामक रक्त का थक्का जमने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण करके यकृत मतलब संश्लेषित करता है और ये यकृत में होता है। यकृत कहाँ पाया जाता है, तो यकृत रुधिर प्लेटलेट्स में पाया जाता है। एक मिनट और ये हाँ ठीक है, ये जो है रुधिर प्लेटलेट्स से स्रावित होता है। क्लियर। जैसे मैंने कहा थ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन नामक रक्त का थक्का जमने वाले जो हैं संश्लेषित यकृत होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक जो है ये प्रोथ्रोम्बिन है और एक फाइब्रिनोजन होता है। ये दोनों जो होते हैं खून के थक्के जमाने में काम में आते हैं। और ये संश्लेषित जो होते हैं ये कहाँ से होते हैं, तो रुधिर प्लेटलेट्स से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, हाइटोमीटर बिल्कुल सही है, यहाँ पे वर्षा मापने के ये काम आता है। और अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका है कि किस एक ध्रुवीय कौन सा एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। तो यहाँ पे पहला ही सही होगा, PCl जो है ये एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 47 नंबर पे पढ़ें और 47 नंबर का कमेंट करके आप लोग को आंसर बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है और हमेशा परीक्षा में पूछा भी जाता है, इजी भी है। आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग यानी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बताइए आप लोग। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही, कैल्शियम कार्बाइड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड के कारण ही जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसने किया है। तो हाइपर टेक्स्ट का जो आविष्कार किया गया है उसका आविष्कार टेड नेल्सन ने किया है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 49 का। और उसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छी क्वेश्चन, अच्छा है और मोतियाबिंद के इलाज के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी सी सही हो जाएगा, जो कि लेटनोप्रोस्ट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के कारण मोतियाबिंदु का इलाज किया जाता है। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। और अगला पोर्शन यहाँ पे जो अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये गणित का है। गणित के पोर्शन को तो हम लोग स्किप करते हैं, आप लोग शुरू से ही देखते आए हैं और ये सर के द्वारा हमारी पढ़ाया जा रहा है। प्लेलिस्ट में वीडियो सारी पड़ी है, वहाँ से जाकर के सीरियल वाइज देख लीजिए। और जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं, वो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का पोर्शन होगा। तो चलिए इसमें भी देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा न्यायिक आदेश है जो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।
तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक प्रसिद्ध तकनीकी कौन सा है? विश्व की सबसे अधिक प्रसिद्ध तकनीकी कौन सी है? एक मिनट, विश्व की सबसे अधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा? तकनीकी नहीं भाई, कीटनाशक के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान मेरा कुछ ही और था, कीटनाशक को तकनीकी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे किस कीटनाशक कौन सी है ये बताना है। तो ये तो सभी को मालूम है, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। जो है सबसे अधिक जो प्रसिद्ध कीटनाशक है वो डीडीटी है दुनिया का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम लागू किया गया था। ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था ये बताना है। यहाँ पर भी पहला ही आपका सिंधु और झेलम सही हो जाएगा, ये इन दोनों नदियों के मध्य स्थित था। अगला प्रश्न है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सबसे अधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? यहाँ पे दुनिया के बारे में पूछा गया है, स्पेशल भारत के बारे में नहीं कहा गया है, पृथ्वी पर पूछा गया है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो फैला हुआ है वो समुद्रिक पर, यानी समुद्र में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, क्योंकि 71% पर समुद्र है। 71% पर समुद्र नहीं है, 71% पर लगभग पानी है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसलिए समुद्रिक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत क्या बन गया था? तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, डेमोनियल राज बन गया था। क्या बन गया था? डेमोनियल राज। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, सी नहीं होना चाहिए था। हाँ ठीक, चलिए देखते हैं। हाँ ठीक है, 1947 में जब स्वतंत्रता मिली थी तो इस स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत को डेमोनियल स्टेट, जिसको औपनिवेशित दर्जा कहा गया है, वो मिल गया था। इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ स्तंभ है और दूसरी तरफ भी स्तंभ सेकंड है, इसको मिलान करना है। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ मंदिर दिए गए हैं। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, इसको इससे मिलान कर देंगे। और दिलवाड़ा की बात करें तो दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो राजस्थान में स्थित है। और वहीं पे लिंगराज की बात करते हैं तो लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में है। ठीक, हम्पी में जो स्मारकों का समूह है वो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? मिलान करिए, BDAC। तो BDAC, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? माफ कीजिए, कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के पक्ष में कौन सा कथन सही होगा ये बताना है। यहाँ पे वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, प्रत्यक्ष चुनाव से गठित हुई थी, वह बहुदलीय निकाय थी, या फिर वह कई समितियों के माध्यम से काम करती थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होना चाहिए, पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष की बात किया गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से गठित हुई थी, बिल्कुल नहीं, अप्रत्यक्ष था यहाँ पे। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्या होता है? मरुस्थलीकरण क्या होता है? ये कुछ मरुस्थलीकरण क्या होता है? बहुत अच्छे। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्या सही है? डी। ये सभी सही हैं, चाहे वनों को उखाड़ने के कारण हो मरुस्थलीकरण, या फिर जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण हो, या वायु की जगह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण हो। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये सभी हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, मसाई ये किस देश की जनजाति हैं? मसाई किस देश की जनजातियाँ हैं? तो ये केन्या की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। आप लोग को कमेंट करके बताना है केन्या की राजधानी क्या है।
अगला पोर्शन शिक्षण कौशल का है और इसमें 90 प्रश्नों तक कवर करेंगे 81 से। चलिए क्वेश्चन 81 नंबर का क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा गया है कि कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, तो बड़े बड़े लंबे लंबे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 81 का भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद कराने के योग बनाना। ये देखिए यहाँ पे क्या शब्द मिल गया, याद करना। तो याद करना, रटना या फिर उनको मारना पीटना, ये शब्द कहीं पर भी आपको मिलता है तो ये हमेशा नेगेटिव वर्ण ही होता है, इसलिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पर वही पूछा भी गया है कि कौन शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। पहला ही यहाँ पे व्यवहार का अध्ययन करना ही, यही आपका सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार से कह सकते हैं व्यवहार का अध्ययन करना मूल्यांकन हो गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह जो है किस ओर संकेत करता है। तो ये संकेत ये करता है कि सीखने का आकलन पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, कि उन्होंने क्या किया, कितना सीखा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। तो सीखने के बारे में जो कथन सही है वो कथन कौन सा है, तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य असेसमेंट का उद्देश्य जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना ही जो है इसका मुख्य उद्देश्य है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है। तो यहाँ पे जो ये डाल्टन, माफ़ कीजिए हाल्टन शायद पढ़ रहे थे, संभवतः हाल्टन नहीं होगा भाई, ये डाल्टन है। क्या करें, निकल जाता है, ध्यान नहीं रहता है, मतलब ध्यान रहता है लेकिन कुछ। तो यहाँ पे डाल्टन शिक्षण की बात किया गया है। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट है जो है इसको विकास किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षा प्रणाली जो है वो कैसे तैयार करती है, किस प्रकार से तैयार होती है। चलिए भारत में शिक्षा प्रणाली की बात किया गया है तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, रोजगार के लिए उन्हें तैयार करना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किस चीज़ की बढ़ावा देता है, तो सहयोग की भावना होना चाहिए था। यहाँ पे देखते हैं 88 का भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सहयोग की भावना ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबंधन की विशेषता कौन सी नहीं है, तो डी बिल्कुल व्यवहारिक होता है, ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न है, बच्चा किस प्रकार लिखता है। बच्चा किस प्रकार लिखता है, पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सभी प्रकार से बच्चा लिख सकता है, जैसे पुस्तकें भी पढ़ेगा और परिचर्चा भी कर सकता है, प्रश्न पूछकर, ये सभी सही ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने के साथ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, बाल मनोविज्ञान का प्रश्न है, इसमें भी 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट कवर कर लेते हैं। इसमें पूछा गया किसके अनुसार, यानी किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा गुणवत्ता की गुणनफल है। तो यहाँ पे पहला ही वुडवर्थ बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया। पाउलाव, हेगार्टी, थार्नडाइक, हल। तो यहाँ पे
ध्यान दीजिएगा, प्रयत्न व भूल के सिद्धांत की बात किया गया है स्पेशल, तो यहाँ पे थार्नडाइक बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं पे कहा जाता है कि प्रयत्न और सूझ या भूल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो यहाँ पे हो जाता, कभी कभी ऑप्शन में आपको गेस्टाल्टवादी दे दिया जाता है, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है, वे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास किस प्रकार से होता है, ऑप्शन है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीखना तथा अमापनीय। चलिए 94 नंबर का कमेंट करके ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो 94 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मानव का जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सबसे अधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। ऑप्शन है आपका शिक्षण तकनीकी, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता, पारिवारिक स्थिति। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल व्यक्तिगत भिन्नता बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इस बात का सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। और उसी के साथ अगला प्रश्न, सीखने का सबसे अधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है। यहाँ पे व्यवहार में जो परिमार्जन होता है यही सीखने का सबसे अधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। व्यवहार में परिमार्जन का तात्पर्य है कि व्यवहार में उसके बदलाव हुआ है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे उसको सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। बिल्कुल इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में क्या होता है। तो बाल विकास जो होता है उसमें गर्भावस्था से लेकर के, यानी कि जब शिशु माँ के पेट में होता है तब से लेकर के किशोरावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है उसी को बाल विकास कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला ऑप्शन जो प्रश्न जो है वो उसमें पूछा गया है कि कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। अधिगमकर्ता का तात्पर्य है विद्यार्थी से, तो यहाँ पे अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता कौन देता है ये बताना है। तो जो सृजनशीलतावाद है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। इसी के कारण जो है अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता मिलती है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथ साथ अगला आखिरी ये 100वां नंबर का प्रश्न है। इसमें विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये किस प्रकार से होना चाहिए ये बताना है। तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए इनका प्रबंध, जो भी विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे हैं, यानी कि कह सकते हैं समावेशी कक्षा के तहत एक साथ बैठाकर उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं जो हैं, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर का प्रश्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं 101 नंबर का, ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीकी है। तो ब्रिज जो अपनाई जाने वाली तकनीकी है वो कुश्ती में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं। समाजवाद की बाइबिल किस पुस्तक को कहते हैं। तो दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दास कैपिटल नामक पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है 1867 में, और इसी को ही समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, मंदिरों का शहर किसे कहते हैं। मदुरई को, मदुरई या मदुरै भी ए बिल्कुल सही ऑप्शन, इसी को ही मंदिरों का शहर कहा जाता है। बात करते हैं मदुरई की, तो ये दक्षिण भारत के जो राज्य हैं तमिलनाडु, उसका एक ज़िला है मदुरई,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी को ही मंदिरों का शहर कहा जाता है। और इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। इस प्रश्न में सुनीता विलियम्स कौन है? सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती थी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन हैं? तो काबुलीवाला के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर कि दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम लिखना है। तो अवरोही क्रम तो आपको सभी को पता ही है, घटते हुए क्रम में चलना है। सबसे पहले सबसे बड़का होना चाहिए, यानी सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो उत्पादन करता है दुग्ध का अपना भारत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर चीन, फिर चौथे स्थान पर रूस, पाँचवें स्थान पर जर्मनी। तो चलिए देख लेते हैं। चार देशों के नाम दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल देखिए, यहाँ पे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, उसके बाद जर्मनी पाँचवें स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? रखते हैं। तो यहाँ पे सी बिल्कुल शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की परिषद के, उनके कार्यकाल के बारे में पूछा गया है, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पे 2 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, जो कि पूछा गया है। 5 अस्थायी सदस्यों के नाम जान लीजिए आप लोग। पहला अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा रूस है, चौथा ब्रिटेन है और 5वां फ्रांस है। ये सभी क्या हैं? अस्थायी देश हैं। और अस्थायी सदस्य जो हैं उनका प्रत्येक 2 वर्ष पर बदलना रहता है। और ये दो वर्ष पे जो बदलते हैं, ये किस हिसाब से बदलते हैं? तो ये अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है महासभा के द्वारा, और ये 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए किस बहुमत से रखते हैं तो 2/3 बहुमत से रखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला, जुरासिक पार्क क्या है? तो जुरासिक पार्क जो है ये एक उच्च तकनीकी फिल्म है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। उम्मीद है कि आप लोग इसको शायद देखे भी होंगे, जुरासिक पार्क को। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? ये तो बेरी जी बच्चों वाला प्रश्न है। रेड क्लिफ की बात करते हैं तो 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ, इनका पूरा नाम है सिरिल रेडक्लिफ, ने भारत और पाकिस्तान के मध्य एक लाइन खींची थी जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत, पामीर की गांठ, पामीर नाट, ये सभी एक ही नाम से जाने जाते हैं। और ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल पामीर नाट यहाँ पे लिखा गया है, यही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी को ही इंग्लिश में रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और पामीर का पठार भी कह सकते हैं, संसार की छत तो कहा ही गया है, और पामीर की गांठ भी कहते हैं। क्या क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही। और उसी के साथ नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे बी गोल्फ बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो डी बिल्कुल कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे विवेकानंद शिला स्मारक की बात किया गया है। यह भारत का दक्षिणतम स्थलीय बिंदु कन्याकुमारी में स्थित है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, रोल इन, ये शब्द जो है ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये हॉकी के लिए प्रयोग होता है, सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB जिसका नाम है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसके जो है अध्यक्ष के रूप में इस समय कौन कार्यभार संभाल रहे हैं। NDB के
यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो प्रश्न पूछा गया है उसका संघाई बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई में। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वृक्षों को काटने से बचाने के लिए संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अटू दिस लास्ट, माफ कीजिए अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन थे? तो डी बिल्कुल रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रीय राजधानी नहीं है इसमें? राष्ट्रीय राजधानी का तात्पर्य है कि किसी भी देश की राजधानी इसमें कौन सी नहीं है? तो इस्लामाबाद तो है, लंदन नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। एक मिनट, लंदन तो ब्रिटेन की राजधानी है, ये बिल्कुल सही है। ये भी सही है, पेरिस फ्रांस की है और इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान की है। न्यूयॉर्क जो है एक जो है ये राज्य है, किसका राज्य है? तो ये एक, माफ कीजिए राज्य नहीं शहर कह सकते हैं, तो ये अमेरिका के एक शहर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे राजधानी नहीं पूछी गई थी। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता हैं? तो डी बिल्कुल चेक गणराज्य के हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो नृत्य है ये असम का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं सत्रिया नृत्य की, तो ये तो असम राज्य से है ही। यहाँ पे 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य जो है परंपराओं में से एक है। या क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, शिव थापा का संबंध किस खेल से है? तो ये बॉक्सिंग से खेलते थे, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से? अभी मैंने पहले बता दिया था, अमेरिका है, चीन है, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, मतलब युग्म जो है सही नहीं है? तो डी बिल्कुल मिल्खा सिंह शतरंज खिलाड़ी हैं, ये बिल्कुल गलत है। मिल्खा सिंह क्या थे? तो मिल्खा सिंह शतरंज के खिलाड़ी नहीं थे, ये एक धावक थे। क्या थे? धावक थे। और इन्हीं मिल्खा सिंह को ही फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? ये बिल्कुल थाईलैंड को ही सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक तो यूपी का है, गुजरात का पूछा गया है। डी बिल्कुल गरबा है। कहाँ का? गरबा। चलिए, पंजाब का भांगड़ा है। और कथकली कहाँ का है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पहला बिल्कुल बांसुरी बजाते थे पन्नालाल घोष। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे था? था नहीं भाई, है, यहाँ पे है होना चाहिए था। चलिए देखिए, है लिखा भी गया है। 128 का ऑप्शन पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। ये जो जैव विविधता था, इसी से संबंधित जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ था, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सभी जी प्रश्न है यहाँ पे। बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? यहाँ पे 24 भारतीय लेखन के लिए दिया जाता है साहित्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय भाषाओं की बात किया गया है तो 22 भाषाएं जो अपने संविधान में है वो तो हैं ही, साथ साथ एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी भाषा, दोनों मिलाकर 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, तार्किक ज्ञान और रीजनिंग का प्रश्न है। इसके ऑप्शन को बताते चलेंगे, आप लोग देखिएगा। और 5 प्रश्न हैं, इसके मिलान करते रहिएगा। इसमें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तो देहरादून किसकी राजधानी होगी, यही बताना है। तो ये तो सभी को पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका उत्तराखंड बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून। अगला प्रश्न है DE10, उसके बाद फिर HI को किस प्रकार से लिखेंगे?
तो यहाँ पर सी बिल्कुल 36 हो जाएगा। कुछ करना नहीं है आपको, मैं बता दे रहा हूँ। ये डी जो है 4 नंबर का है, ई 5 नंबर का। 4 × 5 / 2 = 10। इसी प्रकार से यहाँ पे एच आई को गुणे कर देना, बटे 2 से भाग कर देना, जो भी आ जाएगा वही 36 आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है सी बिल्कुल सही होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 33 नंबर का, इसमें सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 36 माफ़ कीजिए 6 आएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर में, इसमें जो भी होगा इसको पढ़िएगा, इसको देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, पहला सही है, इसको लगाइएगा, देखिएगा कौन सा आंसर आ रहा है। इसी के साथ 34 के बाद 35 नंबर पे आते हैं। तो 35 में भी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 आएगा। आर के स्थान पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट कंप्यूटर का प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों का संचालन करता है। बहुत अच्छे, सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे। कंट्रोल यूनिट जो होता है, सीयू जिसको कहा जाता है, वही आपका सीपीयू में कंप्यूटर की गतिविधियों का संचालन करता है। अगला प्रश्न है, ईडीपी का पूरा नाम बताना है। तो पहला ही ईडीपी का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, डिजिटल सामग्री क्या है। इंटरनेट, टैबलेट, स्मार्टफोन। तो यहाँ पे जो है डिजिटल सामग्री की बात किया गया है, डी बिल्कुल यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना 1994, ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, वेब ब्राउज़र का विकास किसने किया। ए टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया है वेब ब्राउज़र का विकास, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला पोर्शन जो है वो जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभ्यर्थी का प्रश्न है, इसमें भी 10 प्रश्न हैं। चलिए इसको भी फटाफट कवर कर लेते हैं। भारत में व्यावसायिक शिक्षा कब शुरू की गई है, ये बताना है। 1986, 1987, 1990, 1985। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। 1986 में ही भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई थी, ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा एक सही कथन सही है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे। अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब विद्यार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, तभी जो है अधिगम सार्थक या अच्छा होगा। ठीक, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सबसे उपयोगिता यह है कि वह क्या करे। तो उसमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। क्या होती है, आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, जिससे कि वह मोटिवेट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं। यहाँ पर सी, ए और बी जो है दोनों संवैधानिक प्रावधान हैं। जैसे संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान, ये सभी प्रावधान ही कहलाते हैं, इसलिए सी बिल्कुल ए और बी दोनों हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए किस रणनीति को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए सी ऑप्शन को, पहले ऑप्शन पढ़िएगा। बच्चों को उनके रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए जो है उद्यम में सहायता करना ही जो है सबसे अच्छी रणनीति होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। हमें वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। 46 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। वर्तमान में 11 है,
बट मूल संविधान में कोई भी नहीं था। संशोधन हुआ था जब संविधान, तो 10 जोड़े गए थे, बाद में एक शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ दिया गया है। नहीं शिक्षक, हाँ ठीक। तो यहाँ पे जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है, तो वो 11 हो गई है। अगला प्रश्न है, दंड के प्रमुख सिद्धांत कौन है। यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये सभी जो हैं दंड के प्रावधान हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वो खुद से मोटिवेट ना हो और प्रोत्साहित ना हो। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है इस प्रकार से जो भी होगा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहले ऑप्शन को। तो वे सीखने के लिए तैयार ना हो, जब तक वो सीखने के लिए तैयार ना हो तब तक वो सीख नहीं सकते, ये बिल्कुल सही होगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने की सहायता को संबोधित करती हैं। तो किस प्रकार करती हैं, भावनात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी या फिर प्रभावी। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन भावात्मक प्रेरणाएं हैं, यही जो हैं सबसे आवश्यक संबोधित करती हैं आवश्यकता को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके साथ ये आखिरी प्रश्न है, यहाँ पे देखिए इसमें कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की चर्चा है। तो यहाँ पे मूल कर्तव्यों की बात किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, 51 का सही हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग सभी अगर गणित के प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो 130 प्रश्नों को कर चुके हैं 150 प्रैक्टिस सेट में। और इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। और अभी तक जो भी भावी अध्यापक जुड़कर हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, परमानेंट ऐसे ही प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।